ये नया भारत है। आजादी का 25 वर्ष भी आया होगा, कम से कम हम लोगों के जीवन में ही आया होगा, लेकिन हम लोग उसे नहीं जान पाए कि आजादी का 25 वर्ष क्या होता है। आजादी का 50 वर्ष भी आया होगा 1997 में, लेकिन कोई भी उत्सव और कोई भी इस प्रकार का सेलिब्रेशन पूरे देश में दिखाई नहीं दिया। लेकिन आजादी का 75 वर्ष आज देश के कोने कोने में, गांव-गांव में, स्कूल में, सारे संस्थाओं में और सारे लोगों के जेहन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये नया भारत है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो स्वतंत्र भारत में पैदा हुआ था। इसलिए और भारत की सोचने की शक्ति दूसरी तरफ हो गई है और भारत ऊर्ध्व दिशा में सोच रहा है, अब ऊपर दिशा में सोच रहा है, जमीन के ऊपर खड़ा होकर के सोच रहा है। इसलिए आज हम इस दुर्लभ महामनीषी महावीर लाचित बड़फुकन के 400वीं जयंती का अवसर सेलिब्रेट कर रहे हैं। असम में तो लोग जानते थे लाचित बड़फुकन को कुछ बहुत, लेकिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ही विद्यार्थी हूं, मेडिवल हिस्ट्री भी पढ़ी है, लेकिन कक्षा 1 से लेकर एमए और पीएचडी तक कहीं लाचित बड़फुकन का नाम नहीं आया था, कहीं सिलेबस में नहीं था। चाहे वो संघर्ष का इतिहास हो, चाहे मुगलों का इतिहास हो, चाहे हमारे देश के वीर मनीषियों का इतिहास हो, फ्रीडम फाइटर का इतिहास हो, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास हो, यह दूर दूर तक कहीं लाचित बड़फुकन दिखाई नहीं देते थे। लेकिन 7-8 वर्षों में आज की स्थिति यह है कि आज दिल्ली में भारत सरकार, असम सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, ये सब लोगों ने मिलकर के और दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट आज हो रहा है। गुवाहाटी में भी हो रहा होगा सरकार की तरफ से। कल्चर मिनिस्ट्री के आईजीएमसीए कर रहा है, तो आईसीएचआर कर रहा है, आईएसएसआर कर रहा है, और देश के हजारों इंस्टीट्यूशन आज लाचित बड़फुकन के 400वीं जयंती का सेलिब्रेशन पूरे देश में कर रहा है। लोग जानेंगे कि हमारे वो वीर सपूत, जिनका भारत के ही नहीं तो विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा स्थान है, जहां पश्चिम में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बनवासी दोस्तों के साथ मिलकर और मुगलिया सल्तनत को पूरी तरह से ध्वस्त करने में लगे हुए थे। शाहजहां के लोगों से लड़ते लड़ते औरंगजेब तक उन्होंने युद्ध लड़ी। और जब देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब दक्षिण जाता है, दक्षिण की विजय पर, और बाढ़ आने के कारण से दक्षिण के जो टेंट लगे हुए हैं वो टेंट के रस्सी में उसका फंस करके वो गिर जाता है, और गिरते हुए एक फोटो उसका आता है और नीचे कमेंट्री लिखी रहती है, दक्षिण के नासूर ने मुझे मार डाला। उसी प्रकार से असम में राम सिंह प्रथम के आक्रमण को, जो आक्रमण केवल असम को ही विजित करने का उद्देश्य नहीं था, वह मुगलों का आक्रमण था कि असम के रास्ते हम साउथ ईस्ट एशिया में प्रवेश कर जाएं। हम मलेशिया से लेकर के और थाईलैंड से लेकर के और चाइना तक, वर्मा तक, कि ये सारे क्षेत्रों में मुगलिया सल्तनत स्थापित कर सके। ये वीर लाचित का पराक्रम था, यह असम के उस माटी के उस सपूत का पराक्रम था कि आज साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के 19 देश आज भी इस्लामिक कंट्री होने से बच गए। अगर यहां से राम सिंह और औरंगजेब की फौज, शाहजहां की और औरंगजेब की फौज पार हो गई होती तो शायद साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देश आज इस्लामिक देश हो जाए, जो हमारे हिंदू और बौद्ध देश के रूप में आज इनकी पहचान है। इसीलिए लाचित बड़फुकन
विश्व के हीरो हैं। वो केवल आसाम के और केवल भारत के नहीं हैं। तो विश्व में अपसंस्कृति को बचाने का जो प्रयास लासित ने किया, इसके लिए उनको विश्व के नेता के रूप में स्थापित होना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के इतिहासकारों ने, हमारे देश की शासन प्रणाली ने, मुस्लिम तुष्टीकरण ने और भारत के महावीरों को नीचा दिखाने का जो एक षड्यंत्र उस समय के साम्यवादी इतिहासकारों का था, उसके कारण से लासित बड़फुकन अभी तक दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए आवश्यकता है कि लासित के विषय में हम गहन अध्ययन करें। बहुत जगह कार्यक्रम होने के कारण से और वर्किंग डे होने के कारण से हमको लगता है कि हमारी संख्या कुछ कम है, लेकिन इतिहास में 1 to 1 की परिकल्पना है। ठीक है, महाभारत में 18 अक्षौणी सेना भी खड़ी है, लेकिन कृष्ण बोलते हैं और अर्जुन सुनते हैं। अगर तत्व है और गूढ़ है दुनिया में, वह प्रकाशित होता है। दो ऐसे महावीर हैं, महाराणा प्रताप और लासित बड़फुकन, जो अनेक वर्षों तक युद्ध लड़ने के बाद भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त नहीं होते। वो अपने स्वाभाविक नैसर्गिक तरीके से या पार्थिव शरीर को छोड़कर जाते हैं। 28 युद्ध लड़ने वाले महाराणा प्रताप एक भी युद्ध हारे नहीं हैं। साम्यवादियों का कहना है कि एक भी युद्ध जीते नहीं हैं। अगर जीते भी नहीं हैं तो यह भी उतना ही सत्य है कि महाराणा प्रताप एक भी युद्ध हारे ही नहीं हैं। केवल सराय का यह युद्ध नहीं, तो पूरे असम को आच्छादित करने वाले हमारे वीर लासित भी कोई युद्ध हारे नहीं। और जीवन भर लड़ते हुए, जहां हमारे पास केवल तीर धनुष और तलवार और लाठियां थी, वहां 500 की संख्या में मुगलों की तोपें गरज रही थी। उनके घुड़सवार थे, उनके पैदल थे, लेकिन गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से उनके नावों की बहुत बड़ी बेड़ा थी। लेकिन उसके बाद भी संघर्ष करते हुए लासित बड़फुकन विजय प्राप्त करते हैं। शिवाजी महाराज को अपजस्त करने के लिए, पराजित करने के लिए जब राम सिंह सवाई राजा जय सिंह जब निकलता है तो लक्षचंडी महायज्ञ करता है। किसके लिए? शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए 1.25 लाख मां दुर्गा के सप्तशती का पाठ करवाता है, यज्ञ करता है कि हमको शिवाजी मिल जाएंगे। लेकिन मां दुर्गा किसी के गलत काम के लिए सहयोग नहीं करती। और उसके बाद भी जब शिवाजी महाराज एक पत्र लिखते हैं सवाई राजा जय सिंह को, जो बहुत ही ऐतिहासिक पत्र है, और उसमें वो लिखते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं। शिवाजी महाराज या हमारे जो वीर हैं वो केवल शारीरिक गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ते, वो मानसिक गुरिल्ला युद्ध भी लड़ते हैं। वो कहते हैं आप हमारे पिता के समान हैं, और आप हिंदू हैं, आप राजा हैं। अगर आप दक्षिण विजय करने के लिए अपने लिए जाते तो मैं आपके घोड़े का लगाम पकड़ करके पूरा दक्षिण विजित करके आपके गोद में डाल देता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप किसी मलेक्ष के सेनापति बनकर के आ रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति को अपदस्थ कर रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लौट जाइए, और नहीं लौटे तो फिर मेरी तलवार भी म्यान से बाहर है। और वह पत्र पढ़कर सवाई राजा जय सिंह लौट गए थे, और फिर अपने बेटे राम सिंह को उन्होंने शिवाजी को धोखे से पकड़ने के लिए प्रयास किया। वह षड्यंत्र लासित के साथ भी हुआ था, लेकिन लासित ने कोई पत्र नहीं लिखा। अपने असम के रणबांकुरों के साथ मां ब्रह्मपुत्र के गोद में बैठकर और सराय घाट का युद्ध के अलावा भी चतुर्दिक रूप से मलेच्छों को रोकने का प्रयास किया, और मलेच्छ पराजित होकर के यहां से वापस दिल्ली गए।
और जिसका परिणाम हुआ कि हमारा असम फिर अहोम राजाओं के पास वापस आया। और यही नहीं तो बाहर जो साउथ ईस्ट एशिया में उनका कुत्सित प्रयास था, उससे हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला लासित बड़फोकन हमारे इतिहास के पन्नों से बाहर था। ऐसा क्यों हुआ? तो स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त को जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना भाषण दिया, वह भाषण दुनिया के 72 भाषणों में शुमार है। प्रभात प्रकाशन ने 72 भाषणों की एक सीरीज छापी है, जो दुनिया के सबसे अच्छे भाषण हुए हैं। 72 भाषण, उसमें जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण 15 अगस्त का सुबह का है, जिसमें वो कहते हैं हमने अपने नियति को प्राप्त कर लिया है, हमको अपने नियति मिल गई है, जिसके लिए भारत संघर्ष कर रहा था वो हमें प्राप्त हो गया है, हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है। सब जानते हैं कितना स्वतंत्र हुआ, भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए। अंग्रेजों ने पूरे भारत के 565 भागों में विभाजित करके दिया था, क्योंकि अंग्रेजों से भारत कभी गुलाम नहीं रहा। प्रत्येक राजाओं का अंग्रेजों से समझौते थे। सभी राजाओं के पास अपनी सेना थी, अपनी जमींदारी थी, अपना जमीन था, अपने टैक्सेस थे, अपने सब प्रकार की व्यवस्थाएं उनकी थी। ऐसे लोगों को स्वतंत्र करते हुए अंग्रेजों ने कहा कि हम 565 रियासत को स्वतंत्र कर रहा हूं, जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बन रहे हैं। भारत एक और दूसरा पाकिस्तान। जिसको इच्छा हो पाकिस्तान में रहे और जिसको इच्छा हो भारत में रहे। आगे भी एक सामान्य बातचीत में वरवली कहता है लॉर्ड माउंटबेटन कि जो पाकिस्तान में नहीं रहेगा उसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नशा हमारे उस समय के सरकारों के पास पड़ी। और जो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमने अपने नियति को पाली, और दूसरी बात कहते हैं कि कल का सूरज एक नया इतिहास लेकर के आएगा। तो भगिनी निवेदिता ने जो अपनी बात कही थी, विवेकानंद ने बात कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, हमारे चैतन्य महाप्रभु से लेकर शंकर देव तक, नरसिंह मेहता से लेकर के रामानुजाचार्य तक, तुलसी से लेकर कबीर तक, पूरे देश के संतों ने, महात्माओं ने, पूज्य आत्माओं ने, समाज सुधारकों ने जो परिकल्पना की थी कि जो इतिहास विकृत किया है, जिसमें रियल हीरो हमारे सामने नहीं आए हैं, वो हमारे सामने आएंगे, इतिहास बदला जाएगा। जब नेहरू जी ने कहा था कि कल का सूरज नया इतिहास लेकर आएगा, तो ऐसे लोगों के मन को शांति मिली होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और देश स्वतंत्र होने के बाद साम्यवादियों को आउटसोर्सिंग पर इतिहास लिखने को दे दिया गया, और उसमें रोमिला थापर और चंद्रा और मुखिया का तिकड़ी ने एक फाइंडिंग दी, बनाया, और उस फाइंडिंग में दिया कि भारत में मुसलमानों के आगमन के पहले भारत में कोई संस्कृति नहीं थी। ये पहली लाइन है, 72 पृष्ठों की पुस्तक। मुसलमानों ने इस देश पर, मुगलों ने इस देश पर, तुर्कों ने इस देश पर, खिलजियों ने इस देश पर, लोधियों ने इस देश पर ऐसा कोई जुर्म नहीं किया जो पहले सामंत नहीं करते थे। यह लिखा गया। रामायण, महाभारत जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ये पंडितों ने अपने पैसे कमाकर खाने के लिए बनाए हैं। राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, ये मिथक हैं। वेद का कोई महत्व नहीं। ऐसे लोगों ने लिखा जिनको संस्कृत नहीं आती है, जिनको असमिया नहीं आती है, जिनको बंगाली नहीं आती है। अंग्रेजी में पढ़ करके लोगों ने पूरे भारत के आत्मा को अपमानित करने का प्रयास किया, भारत के धरती को अपमानित करने का प्रयास किया, भारत के संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया, भारत के पूर्वजों को अपमानित करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, तो जो हमारे सोल्जर थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे वीर थे, राजे रजवाड़े, उनको भी अपमानित करने का प्रयास किया। और इसीलिए कोई अकबर महान लिखा, तो कोई बाबर महान लिखा, तो आलमगीर नामा लिखा, तो तुझके जहांदारी लिखा।
लेकिन वीर लासित के विषय में किसी के कलम नहीं उठे, शिवाजी महाराज के कलम नहीं के विषय में कलम नहीं उठे। ये रीजनल हिस्ट्री बना दी गई कि ये रीजनल हिस्ट्री है, इसको मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। और जिसका परिणाम हुआ कि भारत का स्वाभिमान दिन प्रतिदिन शून्य होता चला गया। मध्यकाल के इतिहास में 1206 से 1707 तक हमने पढ़ा क्या? एक मोहम्मद गोरी था, तराइन की युद्ध हुआ और उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने मार करके राज्य स्थापित कर लिया। फिर कुछ दिन के बाद वो मर गया तो उसका एक गुलाम था, इल्तुतमिश, जो अलवरी तुर्क था, उसको राजा बना दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो मर गया तो उसके 4 बेटे थे, उसको बारी बारी से राजा बना करके अब बलबन नामक एक चहलगानी का सरदार था, उसने हटा दिया। फिर उनके बाजार नियंत्रण कैसे थे, उनकी सुलह कुल कैसी थी, रजिया सुल्ताना बन गई महिला, सारे देश में हाहाकार मच गया कि महिला मुसलमान कैसे राजा बन सकती है। और इसके लिए मुल्लों ने षड्यंत्र किया और आरोप लगाया कि जब रजिया सुल्ताना घोड़े पर चढ़ती है तो पीछे से जो एक हबशी पहलवान हाथ लगाकर चढ़ाता है उसको, इससे इस्लाम अपमानित हो रहा है और इसीलिए घेर करके रजिया सुल्ताना को मार दिया गया। इसलिए नहीं कि उस क्रूर थी, इसलिए कि उस पर हिंदू समाज का प्रभाव था कि यहाँ पर रानियां भी युद्ध क्षेत्र में जाती हैं और राजा के अभाव में रानियां राज्य को संभालती हैं। इस्लाम में नहीं था। ये बड़ी गहराई से पढ़ाई जाती है हमको। फिर बलबन राजा बन जाता है, बलबन राजा बनता है तो क्या क्या सुधार करता है। फिर कोई लोईदी आता है, कोई सैयद आता है, कोई तुगलक आता है, कोई चमड़े का सिक्का चलाता है, कोई सोने, इसी में उलझ कर रह गए हम। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, इसका कोई भी जिक्र हमारे इतिहास में नहीं मिलता। हमारे इतिहास में हम नहीं हैं, इतिहास कोई क्यों पढ़ेगा। हमारे संघर्ष में जो संघर्ष करके हमने जीवन को रखा, जीवन के मूल्यों को रखा, भारतीय संस्कृत रखा, भारतीय के स्वाभिमान को बचा कर रखा, वो हमारे इतिहास से बाहर कर दिया गया। एक इतिहास आता है कि शेर शाह सूरी एक आया और शेर शाह सूरी ने लाहौर से लेकर पेशावर से लेकर के और कलकत्ता तक, ढाका तक एक सड़क बना दी। कार्यकाल कितना था उसका? 4 साल। 4 साल में उसने 3000 किलोमीटर की सड़क बना दी। न उसमें कोई पोकलैंड था, ना कोई उसमें कोई ये मट्टी उठाने वाला कोई यंत्र था। और क्या किया, किनारे किनारे घने वृक्षों के पेड़ लगा दिए, सराय बनवा दिए और उसका नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन पढ़ रहा है? दक्षिणापथ की जो रोड है, जो दक्षिणापथ की जो परिकल्पना हमारे वैदिक ग्रंथों में है, उसको हम भूल गए और कहते रह गए कि हमको तो शेर शाह सूरी ने सड़क बना दिया। तो कोई अकबर आया तो अकबर आकर के कुछ किया, कोई बाबर आया, कोई अकबर आया तो सुलह कुल की नीति बना दिया, भारत को एक करने का प्रयास किया। इस प्रकार के बकवास पढ़ा करके हमारे मानसिक स्थिति को खराब करने का प्रयास आजादी के बाद भी किया गया। उसके सारे स्रोत मुसलमानों के दरबार में गाए हुए गीतों को कंपाइल करके और वही इतिहास का स्रोत बन गया। कोई आईने अकबरी में, कोई तुझके जहांदारी में, कोई शशनामा में, कोई और तमाम प्रकार के जो उर्दू पुस्तकें, फारसी पुस्तकें बनी, वो पूरी की पूरी दरबारों में गाए हुए गीतों का संग्रह, वो एविडेंसेस बन गए। लेकिन गांव गांव में फैले हुए एविडेंसेस हमको नहीं प्राप्त हो सके, उससे दूर रखा गया। आज आवश्यकता है कि ऐसे सोल्जर और वीरात्माओं के माध्यम से हम भारत के रियल हिस्ट्री को हम सामने लाने का प्रयास करें। एनसीईआरटी के बुक में शिवाजी महाराज एक लाइन में है, एक लाइन, केवल इतना ही है कि और औरंगजेब ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। महाराणा प्रताप 2 लाइन में है, मोहम्मद उनका पृथ्वीराज चौहान का नाम ही नहीं है। और 6-6, 7-7 पन्ने में अकबर को और बाबर को पढ़ाया जाता है। लुटेरों को का इतिहास हम पढ़ते हैं। जब अंग्रेजों का समय आता है तो वायसरायों का इतिहास पढ़ते हैं, जिन्होंने मुझे मारा, मुझे पीटा, जिन्होंने हमें अपमानित किया।
हमारे संस्कृति को नष्ट की, ईसाई धर्म का प्रचार किया, केवल धार्मिक चीजों को ला करके और उसके लिए किसी भी कीमत पर भारत को अपमानित करने का जो प्रयास किया, वो हमारा इतिहास हमारे सामने आया है। देखिए, आजादी के अमृत के महोत्सव के अवसर पर देश के प्रत्येक जिले के सारे सोल्जर्स, सारी माताएं, सारी बहनें, सारे विद्यार्थी, सारे पुरुष, सारे किसान, मजदूर, वनवासी, गृहवासी, आचार्य और सन्यासियों का जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को सजाने में, इस देश को बचाने में, इस देश को श्रेष्ठ बनाने में, उनका इतिहास हमारे सामने ये आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सामने आ रहा है। आज लाचित बड़फुकन जी का 400वां साल है, 1 वर्ष तक चलने वाला कार्यक्रम है। आज यहां है, 2 दिन बाद कलकत्ता में है, दिल्ली में हो रहा है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन लाचित बड़फुकन के इस गाथा को पूरे देश में फैलाने का प्रयास कर रहा है। राजा पृथु का नाम हमारे इतिहास में नहीं है, उसमें हमारा भी दोष है कि हमने अपने लोकल हिस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास नहीं किया। अगर किया भी तो मल्टी लैंग्वेज नहीं किया, असमी में लिखा और असमी तक ही सीमित होकर के रह गया, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 2-3 साल पहले हम लोगों ने शंकरदेव पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार किया और बहुत अच्छी मोटी पुस्तक बनकर तैयार हो गई और वह पूरे देश में एक मील के पत्थर के रूप में काम कर रही है। इसी प्रकार लाचित बड़फुकन जी के विषय में भी आज तो खोजेगा 2-3 बातें आती हैं। उन्होंने अपने मामा का कत्ल कर दिया, उन्होंने दीवार रातम बना दी, उन्होंने सेनाओं को बहुत उत्साहित किया और लाचित बड़फुकन की कहानी खत्म। लेकिन अगर गांव-गांव में जाएंगे, उन चीजों को देखेंगे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के मन में आया कि पृथु राजा कोई थे, कोई पुल टूटा था, तो हमारे कार्यकर्ता रक्तिम महापात्र और सारे लोग मिल करके सर्वे किए, वो पुल भी मिल गया कि जहां वो पुल तोड़ करके राजा पृथु ने बख्तियार खिलजी के सेनाओं को रोकने का प्रयास किया था। वो सारे पत्थर भी मिल गए, गांव के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में लगे हुए हैं, उन पत्थरों को भी देखा गया। वो स्थान मिल गया जी शंकर जी के मंदिर में उसकी 8000 सेना छुपी हुई थी, वो स्थान भी मिल गए जहां वो नदी में डूब करके उसके सारे सैनिक मर गए। न तो बख्तियार खिलजी भी असम को पार करके साउथ ईस्ट एशिया में जाता। असम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए, धर्म के लिए, महाभारत से लेकर रामायण तक मां कामाख्या के आशीर्वाद से कहीं अनिरुद्ध और उषा का पर्वत दिखाई देता है तो पूरे असम में महाभारत को सारी घटनाएं घटित हुई दिखाई देती हैं। भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में, भारत को जीवित रखने में, भारतीयता को जीवित रखने में और दुनिया में भारतीयता के संरक्षण करने में असम के नौजवानों का, असम के योद्धाओं का, असम के माताओं बहनों का, वनवासी गृहवासियों का, विद्यार्थियों का, संतों का, महंतों का, महात्माओं का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वह कंट्रीब्यूशन दिल्ली तक नहीं पहुंचा। लाचित बड़फुकन के नाम पर यह आवश्यकता है कि हम उसके माध्यम से, राजा पृथु के माध्यम से, जो सोल्जर्स हमारे हैं, जो पराक्रम है असम का, वह दुनिया के क्षितिज पर जाए और भारत के इतिहास में अहोम राजाओं का इतिहास, असम का इतिहास, असम का कंट्रीब्यूशन ठीक प्रकार से परिलक्षित हो और दुनिया असम के उस पराक्रम से परिचित हो। असम भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में भारतीय संस्कृति के संरक्षण में हमेशा जुटा रहा, लगा रहा और आज जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक भारत एक होकर के और पूरे दुनिया में अपना हाजिरी जनाता रहेगा, दुनिया के सीने पर अपना दस्तक देता रहेगा। यह संदेश हम लाचित बड़फुकन के इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे दुनिया को देना चाहते हैं। लाचित बड़फुकन पे एक बड़ी ग्रंथ की रचना हो, एक दिन का कार्यक्रम किया, 4 स्थानों पर कार्यक्रम थे, कहीं पेंटिंग हो रही है, कहीं चित्र बन रहा है, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं गीत हो रहा है। इतना उत्साह दिखाई दिया यहाँ 4 महीना 5 महीना पहले। आज वो बच्चे सम्मानित भी होंगे और पूरे देश में नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, गाथाओं के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हम लाचित बड़फुकन को एक श्रेष्ठ सोल्जर जिसके वो भागीदारी हैं, जिसको डिजर्व करते हैं,
उसके माध्यम से हम पूरे देश में और विश्व में स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। और इन्हीं बातों के साथ आप सबसे प्रार्थना करते हुए कि अपने आंगन में छुपे हुए उन सारे वीर और वीरांगनाओं को इतिहास के पन्नों में लाने के संकल्प के साथ अपनी लेखनी को उठाइए और आज लिखिए। जो आज लिखेंगे वो 30 साल के बाद प्राइमरी सोर्स के रूप में रिसर्च स्कॉलर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इतना ही प्रार्थना करते हुए आज अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।